सो टुडे आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी बीएससी फाइनल ईयर 5th सेम की जो बुक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए चलेंगे एंड सारा सिलेबस हम कवर करेंगे इसी तरह से। सो आप 9th 10th से पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी, 9th में भी आया था, 10th में भी आया था, +1 में भी आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर था, 12th में भी आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी आसान शब्दों में कहें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, मतलब किसी चीज की होने की संभावना। मैं एक कॉइन फ्लिप करती हूँ एंड उसके ऊपर हेड आने की भी चांसेस सेम है और टेल आने की भी चांसेस सेम है। सो संभावना क्या है कि मेरा हेड आए 1/2, संभावना क्या है कि मेरा टेल आए 1/2, यानी कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं वो बराबर है। सो प्रोबेबिलिटी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? चांसेस ऑफ अकरिंग एंड हैपनिंग समथिंग, वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है। चांसेस ऑफ अकरिंग एंड हैपनिंग समथिंग, यानी कि किसी भी चीज के होने के चांसेस आपका प्रोबेबिलिटी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हो उसका आपको रिजल्ट पता है, लेकिन आप बस एक्सपेरिमेंट का वेट कर रहे हो कि एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि मैंने एक कॉइन फ्लिप किया, वही एग्जांपल है, कॉइन मैंने फ्लिप किया, अब उसके ऊपर मुझे पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो हम उसको करके देखेंगे। जब हमने किया तो हमारे पास आ गया हेड, तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमें पहले से ही रिजल्ट पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कुछ आएगा। अब जब एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, कॉइन फ्लिप कर रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, अब आप इंतजार कर रहे हो हेड आएगा या टेल आएगा। जब वो नीचे आता है तो आप देखते हो कि हेड है, तो आपका ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें से आपकी एक चीज आ जाती है, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम बार बार परफॉर्म करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी उन्हीं कंडीशंस के अंडर हम उसे परफॉर्म करते हैं एक ही चीज के साथ। मैंने कॉइन का ले लिया, सो कॉइन के अंदर मैं इसको बार बार कर सकती हूँ। डाइस के केस में भी ऐसे ही है, हमें पता है 6 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 नंबर्स में से आपके कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। सो ये आपका हो गया। आप इसको अगेन एंड अगेन भी परफॉर्म करते हो, लूडो खेलते हो, सो उसके अंदर आप डाइस को बार बार थ्रो करते हो, ठीक है, आपको पता है 6 नंबरों में से कोई एक आएगा, फिर भी आप उसको जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके पास नंबर्स आते हैं, लेकिन वो नंबर्स क्या होते हैं? उन्हीं में से होते हैं जो आपने सोचे होते हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन अंडर सिमिलर कंडीशन। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन अंडर सिमिलर कंडीशन। सो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत टाइम्स करते हैं, हम इसको कितने भी टाइम्स कर सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उस चीज के होने के लिए, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके चलनी पड़ती हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है कि उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या है आने के, तो उनको जब हम सेट के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है। सो सैंपल स्पेस आपका क्या है? सैंपल स्पेस सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो भी हम चीज लेते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस आने की, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जब हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाता है। अब ये सेट क्या होता है? छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हो, सेट क्या होता है? collection of well defined and distinct objects, collection of well defined and distinct object आपके पास सेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से सैंपल स्पेस के बारे में बता देती हूँ।
जैसे कि आपके पास एक कॉइन है, उसका आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो वो हेड आएगा और या वो टेल आएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सो ये क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कॉइन के आने की क्या पॉसिबिलिटीज है? एक कॉइन को जब मैं फ्लिप करती हूँ तो उसके आने की क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो वो हेड आएगा और या वो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आने से रहा। नेक्स्ट, अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ फ्लिप करवाऊं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो हेड हेड आएगा, दोनों पर हेड आएगा, या फिर एक पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, या फिर पहले पर टेल आएगा दूसरे पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर ही टेल आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 कॉइन्स ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? या तो मेरे पास तीनों पर हेड आए, या फिर 2 पर हेड आए, पहले 2 पर और फिर टेल आए, या फिर हेड टेल हेड आए, या फिर टेल हेड हेड आए, ठीक है। और या फिर मेरे पास हेड टेल टेल आए, या फिर टेल हेड टेल आए, या फिर टेल टेल हेड आए, और या फिर मेरे पास तीनों पर ही टेल 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 आए, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सो ये मेरे पास क्या बन गई? सैंपल स्पेस बन गई। ये 1 कॉइन के केस में हो गया, ये 2 कॉइन्स के केस में हो गया, और ये वाला केस जो है वो मेरे पास 3 कॉइन्स के केस में हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये जो सैंपल स्पेस है इनको कैसे निकालें कि ये कितने आएंगे। अब मेरे को क्या पता कि एक कॉइन के केस के अंदर मेरे पास 2 ही सैंपल स्पेस आएंगे, ठीक है। दूसरे कॉइन के केस के अंदर मेरे पास 4 ही सैंपल स्पेस आएंगे, और 3 कॉइन्स के केस के अंदर मेरे पास 8 सैंपल स्पेस आएंगे। तो अगर मान लीजिए आप कभी उलझ जाते हो, आप कभी फंस जाते हो, तो उस केस में आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पूरे सैंपल स्पेस आपने लिखे हैं या नहीं। सो आपका पता है क्या है? आप सभी को पता है कि 2n जो होता है वो आपको बताता है कि कितने आपके इसके अंदर सैंपल स्पेस में सेट्स बनेंगे, ठीक है। बट 2n का जो केस है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली आपके कॉइन्स के केस के अंदर अप्लाई होता है। और अगर आपको निकालना हो दूसरे केसेस के अंदर, अगर मैं डाइस के केस के अंदर बात करूं, सो वो आप 2n नहीं लगा सकते डाइस के केस के अंदर। सो कैसे आप निकाल सकते हो पॉसिबल आउटकम्स, कैसे आप निकाल सकते हो सैंपल स्पेस? सो आप कैसे सैंपल स्पेस निकाल सकते हो? सैंपल स्पेस निकालने के लिए जो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको कभी बड़े नंबर्स दे दिए जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको पता है 1 कॉइन के केस के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 कॉइन्स के केस के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, 3 कॉइन्स के केस के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? 2n। कभी आपके पास बड़े नंबर आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कितने एलिमेंट्स है और हमने पूरे लिखे हैं या नहीं लिखे। सो 2n जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉइन्स के केस के अंदर काम वर्क करता है। और अगर आपको निकालना हो किसी और चीज के बारे में, डाइस के बारे में बोलूं, सो वहां पर आपका 2n अप्लाई नहीं होगा। सो इसको निकालने का एक तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस ऐसे से डिनोट कर रही हूँ। देन ये आपका होता है पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ओवर रेज टू पावर n नंबर ऑफ, n जो है पॉसिबिलिटीज रेज टू पावर n जो है वो है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अगर मैं डाइस के केस में बात करूं, सो डाइस के केस के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और अगर मैं 2n लगाती हूँ, कितनी बार मैंने ट्रायल किया, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 1 कर दूंगी क्योंकि मेरे पास मैंने एक कॉइन को ही फ्लिप किया है,
2 कॉइन्स को फ्लिप किया 2 रेज़ टू पावर 2, 3 कॉइन्स को फ्लिप किया 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं। बट डाइस के केस के अंदर मैं 2 रेज़ टू पावर n नहीं कर सकती। सो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी है, 6, और कितने टाइम्स मैं उसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर मैं 1 टाइम एक्सपेरिमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पर 6 केसेस बनते हैं। अगर मैं 2 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो 6 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 36 टाइम्स, ठीक है। तभी हम डाइस के केस के अंदर जब हम 2 डाइस के साथ ट्रायल्स करते हैं सो वहां पर हमारे पास 36 टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इवेंट की। सो इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। छोटी क्लासेस में आप क्वेश्चंस भी करके आए हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए टू अक्कर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी टू अक्कर। सो इवेंट क्या होता है, मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनको हम इवेंट बोलते हैं। कॉइन को फ्लिप किया, हेड एंड टेल आया तो वो मेरे इवेंट हो गए, ठीक है। ये जितने भी है हेड 2 कॉइन्स के केस के अंदर बात करें तो यहाँ पर मेरे 4 इवेंट्स बन रहे हैं। और एक बात और है, जो इवेंट होता है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी लेते हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किससे किसके बीच में रहती है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रहती है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। या तो होगी 0 और या होगा 1। सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सो आपकी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर आप कहते हो कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, सो इट मीन्स उसके होने के चांसेस 100% है। अगर आप कहते हो किसी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी 0.9% है, सो इसका मतलब है कि किसी चीज के होने के 90% चांसेस है। ऐसे ही 50-50% चांसेस है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इवेंट के बारे में, ये हो गया आपका इवेंट के बारे में। अब इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इक्वल्स टू 1। S स्टैंड्स हियर सैंपल स्पेस। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं उनका सिंगल अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसको ऐड ऑन करोगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी। इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो 2 कॉइन्स का केस हमने लिया था, 4 है हमारे पास इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट हमारे पास क्या है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट HT वो भी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट TH वो भी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इवेंट टेल विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली। ये कह रहे हैं कि सैंपल स्पेस की आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लो और उसके बाद में इन सभी को कर दो ऐड, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। देख लो आपका वही आंसर आएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो ये मेरा बन गया 4/4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इवेंट के बारे में पता चल गया, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है पता चल गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस भी हमें पता चल गया, वो 1 ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्या होता है, सभी को ही पता है, जिसके अंदर कुछ नहीं होता। सो P5 इक्वल्स टू 0 होता है आपके पास। 5 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, सो इससे हम 5 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक कॉइन फ्लिप किया, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ आएगा। सपोज करो मेरे पास फर्स्ट टाइम पे हेड आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे मेरे पास आ गया हेड।
एंड सेकेंड टाइम जब मैं उसको फ्लिप करती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा पहले हेड आ गया सो दोबारा मेरा हेड नहीं आएगा, टेल आएगा, या फिर मेरा पहले हेड आ गया सो तभी मेरा दोबारा हेड आएगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट ना करे, वो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट ना करे, वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। सो आप यहां पर लिख सकते हो दैट अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट अकरेंस ऑफ सेकेंड इवेंट।